आज जो टॉपिक बेसिकली बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी सेकंड बुक का चैप्टर है। सेकंड बुक में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक जो डाला गया है वो डाला गया है सरदार पटेल और उनकी भूमिका को लेकर कि भारत के एकीकरण में इनकी क्या भूमिका रही, और इसी टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि सरदार पटेल को हम इस सिलेबस में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। इससे पहले का जो लेक्चर है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख लेंगे तो आप इसको बेटर वे में कनेक्ट कर पाएंगे। तो सरदार पटेल का पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या भारत के लिए योगदान दिए और उनकी क्या क्या भूमिका रही। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जो सरदार पटेल थे वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले ही गृह मंत्री थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 31 अक्टूबर 1875 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें इनका जन्म होता है। आगे हम देख सकते हैं मृत्यु की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 को महज 75 वर्ष की उम्र में बॉम्बे में ही भारत में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता से ये भारतीय थे, और अगर मैं बात करूं राजनीतिक दल की तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। और अगर मैं पेशे की बात करूं तो पेशे से ये एक वकील थे और राजनीतिक रूप से कार्यरत थे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अभी इनके कुछ और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में ही हुआ था, और उस समय की बात करें तो ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन था इनको, बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इस प्रभावित होने के कारण ही उन्होंने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें पार्टिसिपेशन लिया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि उन्होंने लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी में अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि सरदार पटेल का नाम लोकप्रिय एक भारतीय राजनीतिक थे। तो अगर मैं बात करूं 1 मार्क के क्वेश्चन में आ रहा है कि सरदार पटेल क्या थे, तो आप क्या यहाँ पर ऑप्शन में लिख सकते हैं भारतीय राजनीतिज्ञ थे, और इनकी दूरदृष्टिता के कारण ही भारत की जो आज की वर्तमान मानचित्र है वो हम देख पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका थी, अब उसकी चर्चा हम करेंगे कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का जो पहला सबसे बड़ा योगदान था वो 1918 में खेड़ा संघर्ष के द्वारा शुरू होता है। और अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो उन्होंने 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया, और इसके बाद से ही हम जो है वो सरदार पटेल की एक राजनीतिक भूमिका जो कि एक स्पष्ट रूप में दिखने लगी थी उसको देख सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या है इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरों से भी देखना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 2 आंदोलन थे, एक था खेड़ा सत्याग्रह, एक क्या था खेड़ा सत्याग्रह जिनसे इनका पॉलिटिकल जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलता है, और दूसरा है बारदोली। दूसरा कौन सा है? बारदोली सत्याग्रह। इन दोनों ही आंदोलनों के बाद जो है वो क्या होता है, यहाँ पर इनको हम देख सकते हैं कि बड़े लेवल पर ये एक मुख्य नेता के रूप में भारतीय राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे 2 आंदोलनों को, जो है खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली। अब ये दोनों जो मूवमेंट है आप अपने हिस्ट्री के लेक्चर में भी पढ़ेंगे इन्हें, और पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट जोड़ा गया है, ये जो सिलेबस में सब्जेक्ट जोड़ा गया है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या है। यह जो आंदोलन था मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार पर भारी कर
में छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, जो इसका बेसिक थीम था वो किसानों के द्वारा किया गया था। और इस मुख्य आंदोलन में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी सरकार ने जो बहुत बड़ा टैक्स, बड़ा बहुत भारी टैक्स जो है वो किसानों पर लगाया था, उसके विरोध में किया गया था। इसकी अस्वीकृति पर सरदार पटेल, गांधी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। तो ये जो आंदोलन था ये किन किन के द्वारा किया गया? सबसे पहले तो इसमें गांधी जी की अहम भूमिका थी। उसके बाद हम देखें सरदार पटेल जो कि गांधी जी से प्रभावित थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जितने भी किसान थे जो टैक्स के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे थे, उन सब ने इस मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे हम देख सकते हैं कि लास्ट में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो सरकार झुक जाती है और उस वर्ष करों में राहत दी जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी भारतीय नेताओं द्वारा कोई ऐसा मूवमेंट चलाया जाता है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें सफलता मिले। लेकिन खेड़ा आंदोलन जो था, इसमें जो है इनको सफलता मिलती है। और सरदार पटेल की जो ये पहली सफलता है, इसके बाद जो है ये एक ऐसा चेहरा बन जाता है जिसे कि लगभग सभी नेतागण जानते हैं। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। और उस समय जो प्रांतीय सरकार थी, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो दो तरीके से शासन करते थे। एक तो वो सीधा शासन करते थे और दूसरा क्या है, रजवाड़ों के थ्रू जो है वो शासन किया करते थे। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? जो प्रांतीय स्तर की सरकारें थी, प्रांतीय सरकारों ने किसान के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने कितने परसेंट कर दिया था? 30% तक की वृद्धि कर दी थी। किसमें कर दी थी? टैक्स में कर दी थी। और पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। अब देखिए, विरोध किया तो इसका कोई ना कोई नतीजा भी आया होगा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो देखिए, यहां से आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह में जीत के बाद वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने ही सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाया। तो आई होप अब आपके सामने अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के कारण वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी। आगे हम देख सकते हैं कि सरदार पटेल को गांधी जी की अहिंसा नीति को प्रभावित, तो हम सभी को पता है कि गांधी की जो अहिंसा की नीति है, एक्चुअल में अगर मैं जनरली जाके बात करूं तो ये अहिंसा की नीति गांधी की भी कोई अपनी नहीं है। इन्होंने ये जैन धर्म से अडॉप्ट की थी। जैन धर्म का जो बेसिक है वो अहिंसा की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। और गांधी ने इस थ्योरी को, यानी कि अहिंसा की ये जो थ्योरी है, इसे जैन धर्म से अडॉप्ट किया। और सरदार पटेल जो थे, गांधी की इसी नीति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सरदार पटेल की जो भूमिका है वह अहम रही। या हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल जो हैं वो गांधी के एक तरीके के दाएं हाथ थे, जिनके बिना किसी भी प्रकार के आंदोलन को अंजाम देना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप हिस्ट्री की क्लासेस अच्छे से ले रहे होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो पटेल है, उनकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। अब वो क्यों रही, क्या कारण थे, उसी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि मार्च 1931 में कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन। इसमें गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो देखिए यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली समझौते को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को कराची में किए गए कांग्रेस अधिवेशन का ही ये नतीजा है।
इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। इसमें आगे हम देख सकते हैं कि इसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। अब देखिए पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है कि हम जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और अपना शासन खुद चलाने के लिए कैपेबल है। इस लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई। यद्यपि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन ना करने पर अपनी नीति को दोहराया। तो कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही अहिंसा की जो नीति है जो कि गांधी के द्वारा पोषित की गई उसके ऊपर हमेशा से अडिग रही है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश, बहुत अच्छा, आपने हैंड रेस करके बता दिया कि आप क्लियर हैं। अब इसके बाद जो है वो हम देखेंगे उस पॉइंट को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है रियासतों का एकीकरण, और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है जो हमारी बुक के अंदर न्यूली इंक्लूडेड है, मोस्टली पॉइंट आपको यहाँ पर इसको मिल जाएंगे। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देशों की स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह मंत्री और सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा पद जो है वो स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल का नहीं था, तो देखिए पहला पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि भाई पहले तो वो उप मंत्री थे, उसके साथ साथ प्रथम गृह मंत्री भी थे, सूचना और विरासत विभाग भी थे। अगर कोई चौथा ऑप्शन रहेगा तो वो ही आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए शाबाश, हैंड रेस करके आपने बता दिया। नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो 565 छोटी बड़ी रियासतें थी उसमें भारतीय संघ में विलीनीकरण, देखो विलीनीकरण का मतलब क्या है यहाँ पर कि भारत संघ में उन्हें शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? भारत के संघ में जब उन्हें शामिल किया गया तो उनसे एक लेटर पर, एक पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए जिसे क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र कहा गया, या आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कह सकते हैं या विलय पत्र कहा गया। इस विलय पत्र पर जिस भी रियासत ने या जिस भी राज्य ने हस्ताक्षर किए उसके बाद ये माना गया कि वह भारत का हिस्सा है, और इसमें सरदार पटेल जो हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अनुसार 565 देशी रियासतों और 4 प्रेसिडेंसी को ये आदेश दिया गया कि अगर आप भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं, और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 565 देशी रियासतें जो थी अगर वो अलग अलग हो जाती तो आज जो भारत का वर्तमान मानचित्र है उसका आकार कुछ और होता। तो हम कह सकते हैं कि 565 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कराने में जो सरदार पटेल हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। अब ये जो 565 देशी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उड़ीसा की लगभग 23 देशी रियासतें थी। उड़ीसा की कितनी रियासतें थी? 23। नागपुर की 38 रियासत थी, काठियावाड़ की 250 तथा मुंबई और पंजाब जैसे कई छोटे बड़े रियासतों को मिलाकर देखा जाए तो 565 देशी रियासतों को भारत संघ में किसके द्वारा शामिल किया गया? सरदार पटेल के द्वारा शामिल किया गया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो पटेल ने बाकी सभी रियासतों को भारत में आजाद होने से पहले, यहां पर ध्यान रखेंगे इन 3 रियासतों को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितनी भी थी वो आजादी से पहले ही भारत में शामिल हो गई थी। किससे? आजादी से पहले ही भारत संघ में पटेल की भूमिका द्वारा इन्हें शामिल कर लिया गया था। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन में आता है या 1 मार्क्स में डिटेलिंग में ही क्वेश्चन आता है कि वो कौन से 3 राज्य हैं जिनको भारत संघ में शामिल करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो आप पहले नंबर पर लिखेंगे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर रहेगा आपका जूनागढ़ और तीसरे नंबर पर रहेगा हैदराबाद। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अब इसके बाद की जो क्वायरीज रहेंगी, इसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेलिंग में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे प्राची, श्वेता। चलिए समझ गया, मुझे आपको समझ आ गया। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को, जूनागढ़ एक बहुत बड़ी रियासत थी और ये जो है वो
भारत संघ में अगर शामिल नहीं होती तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर अपना पूरा नियंत्रण करने की फिराक में था, और अगर ये जुड़ जाती तो भारत का एक बहुत बड़ा पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता। तो जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारतीय संघ में मिला लिया गया और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान भाग गए। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी देखा कि जो सेना थी उसका नाम रजाकार था, और ये क्या कर रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाए जा रहे थे। हैदराबाद में काफी मात्रा में हथियारों के आयात से सरदार पटेल चिंतित हो गए। अतः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 3 दिन के बाद ही निजाम ने अपना आत्मसमर्पण कर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि जो निजाम थे वो क्या कह रहे थे, क्योंकि वो भारत की तरफ से नहीं, वो पाकिस्तान का प्रलोभन कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से उनके बहकावे में आके, पाकिस्तान के बहकावे में आकर वो क्या कर रहे थे, वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन सरदार पटेल की अहम भूमिका के कारण उनको भी भारत में शामिल करा लिया गया। चलिए शाबाश रीमा, अनिल, कश्यप। चलिए बेटा क्लियर है। यहाँ पर बेटा आपके लिए एक छोटी सी डिटेल है, ये जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल में आफ्टर क्लास ही आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। पीडीएफ जो चैनल है वो इसी नाम से है, तेजस एजुकेशन पॉइंट, तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0। इसके नाम से ही आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। सेम लोगो रहेगा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। वहां पर आफ्टर क्लास, जैसे ये क्लास खत्म होगी, आपको ये जो पीडीएफ है मैं वो सेंड कर दूंगा। आप वहां से इसे ले सकते हैं और अपने क्लास टीचर्स को या आप अपनी जैसे भी वो कहें अपनी कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से जो न्यूली टॉपिक है एक और है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है और आप सभी को पता है ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये एक तरीके से भारत का गर्व है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी विशेषताएं करेंगे और ये लेक्चर जो है उसके बाद समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले ही देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया। उनके द्वारा जो कार्य किए गए, एक तरीके से रिवॉर्ड कह सकते हैं कि मरणोपरांत उनको ये रिवॉर्ड दिया गया। और ये जो प्रतिमा है, ये जो स्टैचू है, ये भारत के गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इसे बनाया गया है। ये विश्व का अभी तक की अगर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है इसे घोषित किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 182 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तल से अगर हम इसको नापे तो 182 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं सरदार पटेल का जो लेखन कार्य बेटा, ये जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि सरदार पटेल जो उन्होंने क्या क्या लेखनी लिखी है। इनका सबसे पहला लेखन कार्य भारत के विभाजन के ऊपर है। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट कार्य किया है साहित्य के लिए, उसमें गांधी, नेहरू और सुभाष, इनके ऊपर भी उन्होंने क्या है बुक और लेख जो है वो लिखे। आर्थिक एवं विदेश नीति की बात करें, इन पर भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। मुसलमान और शरणार्थी, जैसा कि हम सभी को पता है कि 1947 में भारत में आजादी मिली और उसके साथ ही शरणार्थियों की जो समस्या है वो हमारे सामने आई, तो उसके ऊपर भी कई लेख जो हैं वो सरदार पटेल के द्वारा लिखे गए हैं। कश्मीर और हैदराबाद, ये दो ऐसी रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करने में कठिनाई आई और इसी कारण इनके ऊपर भी जो लेखन कार्य है वह सरदार पटेल के द्वारा किया गया। आई होप अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सम्मान और महत्वपूर्ण योगदान, और ये हमारी आज की इस क्लास का लास्ट स्लाइड रहेगा। स्वतंत्रता पश्चात सरदार पटेल ने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। देखिए एकीकरण का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सरदार पटेल ने भारत की 565 देशी रियासतों को, कुछ को मान मर्यादा से, कुछ को आर्थिक लाभ देकर और कुछ को सेना के डर से भारत संघ में शामिल किया। तो इनका जो मार्गदर्शन है वही सबसे बड़ा योगदान है। आगे हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो ये भी उनको एक तरीके का ट्रिब्यूट है। उसके बाद हम देख सकते हैं गुजरात में वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट जो हम देख सकते हैं जो कि सम्मान और महत्वपूर्ण योगदान में रहेगा, वह है महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। तो देखिए यहाँ से भी आपका एक 1 मार्क्स का या एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी द्वारा
सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी गई, या फिर लौह पुरुष की उपाधि सरदार पटेल को किसने दी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? महात्मा गांधी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सन 1991 में जब उनकी डेथ हो गई, उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए यहां से भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि सरदार पटेल को भारत रत्न पुरस्कार है कब दिया गया? तो 1991 में दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मशहूर गुजरात में एकता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक जो है, वो हमारी करंट गवर्नमेंट जो है, वो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, उसके द्वारा पोषित किया गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारत संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना सरदार की महानतम देन है। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो आज फिनिश हो जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, आपको कहाँ मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तेजस एजुकेशन पॉइंट के नाम से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।